नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेनू उप्रेती। दर्शकों, हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष मुकाम हासिल किया है। कई लोगों को वो प्रेरणा दे रहे हैं और उत्तराखंड की संस्कृति में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज स्टूडियो में हमारे साथ वो खास मेहमान मौजूद है जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। जब वो कई रंगों को पेपर में उतारती हैं तो ज़िंदगी कागज़ की बन जाती है और उनकी ज़िंदगी में इंद्रधनुष की तरह कई रंग हैं। वो खुद भी रंगीन है। न केवल वो एक मशहूर पेंटिंग शिक्षिका है बल्कि लेखिका भी है, गायिका भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पेंटिंग से कई लोगों को प्रेरित कर चुकी है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज हमारी खास मेहमान स्टूडियो में देहरादून एमकेपी पीजी कॉलेज की प्रोफेसर और अध्यक्षा चित्रकला विभाग से डॉक्टर ममता सिंह मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले तो कैसे हैं आप और मूल रूप से कहाँ से आप आते हैं? चित्रकला विभाग में आज आप प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, तो इस क्षेत्र में कैसे आपका रुझान हुआ? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ, मौसम भी बहुत अच्छा है, सावन का महीना खूबसूरत चल रहा है और रंग प्रकृति के चारों तरफ हैं, तो वो रंग एक कलाकार के साथ हमेशा जुड़ के चलते हैं। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर ज़िले के पास एक कस्बा है रामपुर मनिहारन, वहाँ की रहने वाली हूँ जी। और नौकरी के सिलसिले में देहरादून आना हुआ मेरा। जी। देहरादून जो आता है वैसे भी यहीं बस जाता है आके जी। और शायद बहुत पहले से ख्वाहिश थी कि देहरादून कभी रहना होगा जी। और ये अच्छा भी रहा कि मेरी जब स्थायी नौकरी लगी तो मैं देहरादून में आई और एमकेपी पीजी कॉलेज में मैंने काम शुरू किया। जी, तो चित्रकला के क्षेत्र में कितने सालों से आप कार्यरत हैं? चित्रकला के क्षेत्र में अगर कार्यरत रहने की बात हो तो एक कलाकार तो जब वो चित्र बनाना जब से शुरू करता है तभी से उसका क्षेत्र शुरू हो जाता है, भले ही कोई व्यवसाय में आया कि नहीं आया। दिलचस्पी बचपन से ही थी और उसी दिलचस्पी की वजह से शायद माँ ने और पापा ने मुझे सोचा कि एक ऐसे संस्थान में भेजा जाए जहाँ कला के पारंगत शिक्षक मिले। तो प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं कस्बे के स्कूल में और इंटर कॉलेजेस में हुई, लेकिन उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कला के विषय के खास तौर को देखते हुए मुझे वनस्थली विश्वविद्यालय भेजा गया जो राजस्थान में है और महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी संस्था है जी। तो वहाँ मुझे भेजा गया जी। तो इस तरह से आप समय देखेंगी तो शायद 3 दशक होने वाले होंगे। तो काफ़ी समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और जैसे कि आपने कहा कि बचपन से ही आपकी रुचि थी और यही देखकर आपके माता पिता ने आपको इस क्षेत्र में भेजा और आप खुद भी इस क्षेत्र में आई हैं। तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए बचपन में तो हर कोई चित्र बनाता है, सभी ने साड़ी का किनारा, आम, बड़े बड़े पर्वत, हरियाली, ये सब बनाए होते हैं, लेकिन कैसे पता करें, क्योंकि आप शिक्षिका हैं, कई बच्चों को आज प्रेरित कर रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, कैसे पता करें कि इस बच्चे के अंदर चित्रकला का गुण है और इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे साथ माँ जो बताती हैं तो एक किस्सा वो बताती हैं कि जब बचपन में बच्चा पढ़ना सीखता है ना तो पहले लिखना सिखाते हैं उसको। तो मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ कि मैंने पढ़ना पहले सीखा, वो भी इसलिए कि जो एक धर्मयुग एक पत्रिका आती थी उस वक्त में और उसमें कार्टून होते थे, तो उन चित्रों को देख के अच्छा लगता था मुझे, तो मुझे उसको उस कहानी को पढ़ना होता था। तो अक्षर तो समझ आते ही नहीं थे, लेकिन माँ ने उसको पढ़ना सिखाया, लिखना मुझे बहुत बाद में आया। तो तभी से उनको लगा कि शायद चित्रों की ओर मेरा आकर्षण बहुत ज़्यादा है। और बचपन में भी जो कला प्रतियोगिताएं स्कूलों में होती हैं, सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा उस वक्त इस तरह की प्रतियोगिताएं होती नहीं थी, पर उसके बावजूद वो मुझे मंडलीय स्तर पर, ज़िला स्तर पर और राज्य स्तर तक लेके गई मुझे प्रतियोगिताओं में। और मुझे याद है कि मेरठ में जो मंडलीय प्रतियोगिता हुई थी, उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तो मैंने पहला उसमें प्रथम स्थान मुझे मिला। तो माँ को लगा कि हाँ इसको दिलचस्पी है तो इसी ओर इसको बढ़ाना चाहिए। आप पूछ रही हैं कि कैसे मालूम चलेगा, तो वो उसकी गतिविधियों से मालूम चलेगा। कला तो हर बच्चे के मन में होती है जी। कोई गाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई लिखता है, बस उसमें जो शिक्षक की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार देख रहा है, कि क्या गुण है उसके अंदर। थोड़ी सी आज़ादी उसको देनी होगी
कि वो क्या बनाना चाहता है, क्या गाना चाहता है, क्या लिखना चाहता है। थोड़ी आज़ादी देंगे तो शायद उसके अंदर का जो कलाकार है वो जिंदा होगा और फिर उसको आप पहचान पाएंगे कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। जी बिल्कुल। आज तो आप शिक्षिका हैं पेंटिंग विभाग में और कई बच्चों को आपने शिक्षित किया है, उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाया है, लेकिन एक समय में आप भी स्टूडेंट रही होंगी तो वो दौर भी अलग था। और जब आप पेंटिंग्स की कक्षाएं में जाती थी और आप पढ़ाई कर रही थी उस चीज़ की, तो क्या क्या चुनौतियाँ आपको लगी थी? कैसा स्ट्रगलिंग पीरियड था आपका वो? चुनौतियाँ तो आप समझिएगा बहुत ज़्यादा होंगी कि आप ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से जब आप पढ़कर आती हैं तो वहाँ कला को बहुत महत्व उतना दिया नहीं गया। तो कभी उस तरह से शिक्षा मैंने कक्षा में ग्रहण नहीं की कला विषय की। और सीधा जब मैं वनस्थली विश्वविद्यालय गई तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल रास्ता था, क्योंकि वहाँ आपको ऐसे विद्यार्थियों से compete करना था जो ऑलरेडी ऐसे संस्थानों से थे जहाँ कला को बहुत महत्व दिया जाता है। तो पहला साल मेरा बड़ा मुश्किल था। मुझे याद है कि मेरी जो कला शिक्षिका थी उनको लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, एक ग्रामीण क्षेत्र से आई है। तो पहले साल में उन्होंने जो व्यवहार शायद मेरे अंदर जो था एक जज्बा उसको जगाने के लिए किया उन्होंने, वो मेरा काम भी देखती थी तो बहुत कम देखती थी। जी। मैं कुछ बना के लाई हूँ चित्र तो वो देखना कम पसंद करेंगे, हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। तो जो पहले 6 महीने थे वो इतने संघर्ष वाले थे, मुझे लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। टीचर मेरा काम ही तक चेक नहीं कर रही हैं। तो आपको अंदर से एक आता है ना कि करके दिखाना है मुझे। तो मुझे लगा कि पहला साल मुझे जब आखिरी वक्त आया प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का, तो वो वक्त था कि जो बहुत टॉपर विद्यार्थी थी वहाँ की, तो वहाँ क्या है चित्रों के आगे नाम नहीं लिखा जाता था कि भाई किस विद्यार्थी का ये काम है। तो काम डिस्प्ले हुआ, एग्जामिनर आया, BA फर्स्ट ईयर की बात है ये। तो उनको लगा कि जो मेरा चित्र था वो उस विद्यार्थी का है जो उनका बड़ा फेवरेट विद्यार्थी रही। तो उन्होंने उस चित्र को उठाया और एग्जामिनर को कहा कि ये हमारी सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, इसके तो हाईएस्ट मार्क्स होने ही चाहिए। तो मुझे तो दिख ही रहा था कि मेरा चित्र है वो। तो कहीं अंदर खुशी भी थी पर डर भी था कि कहीं अगर मैंने बताया कि मेरा है तो पूरे साल तो काम चेक भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये जो पहला प्रश्न था ना आपका कि कैसे आप जानेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरी जो शिक्षिका थी उनका पुष्पा चौधरी उनका नाम है, वो मेरी आज भी मेरी फेवरेट टीचर हैं, क्योंकि उन्होंने शायद थोड़ा सा मुझे उत्साहित किया कि मैं अपने काम में किस प्रकार से निपुण हूँ, कौशल किस प्रकार मैं उसका बढ़ाऊँ अपने काम का। तो उन्होंने थोड़ी सी जो उपेक्षा मुझे दिखाई, और आप गुरु से अपेक्षा करते हैं ना बहुत प्यार मिले स्नेह मिले, वो उनका जो रुख था उस रुख ने शायद मुझे ज़्यादा काम करने पर विवश किया। और फिर मैंने टॉप किया BA में। मैं मतलब वनस्थली विश्वविद्यालय में पहला स्थान था मेरा सभी विषयों में। तो अच्छा लगा, थोड़ा मुश्किल था पर सफ़र बढ़िया रहा। जी बहुत सुंदर। और आपकी जो ये कहानी है ना ये उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो सोचते हैं कि हम हार जाएंगे, क्योंकि देखिए काम अच्छा है तो आप करते जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं ये कहानी उन लोगों को प्रेरित करती है। तो आज तो आप पेंटिंग में महारत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चित्रकला कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से इसके माध्यम हैं और आपने किस माध्यम को चुना? चित्रकला तो देखिए, चित्रकला तो चित्रकला ही है, उसका आधार बदल जाएगा। दीवार होगी, कैनवास होगा, कागज होगा, कपड़े होंगे, लेकिन चित्रकला ही रहेगी। आधार बदलता है यानी माध्यम बदल जाएगा उसका। बाकी मैंने जो काम किया, मेरा जो काम है, मुझे कैनवास पे काम करना अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं एक विद्यार्थी थी तो मैंने ऑयल माध्यम से भी काम किया, जल रंग माध्यम में भी काम किया। और इसके अलावा जो जयपुर का रेलवे स्टेशन है, अगर आप कभी जाएं तो जो वहाँ वॉल पेंटिंग्स हैं, तो मैंने वो काम भी किया। तो काम अभी है वहाँ पर रेलवे स्टेशन जयपुर का और जोधपुर रेलवे स्टेशन पर। तो हम लोगों ने मतलब वॉल पेंटिंग भी की। तो ये तीनों माध्यम मुझे पसंद है। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने कई माध्यमों में पेंटिंग की है और कई सारे प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं ना कि आपने इन सब में पेंटिंग्स की हुई हैं, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो पेंटिंग का जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो? ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे रहे जी। 2009 की मैं बात करूं तो हरिद्वार किसी सिलसिले में मेरा जाना हुआ। तो गंगा के किनारे थे तो एक पूरी बस वहाँ यात्रियों की आई और वो सब धार्मिक यात्रा पर आए हुए थे।
तो वो सभी जो है गंगा जी में सुबह सुबह मतलब एक तरफ हाथ जोड़ रहे थे और एक तरफ ब्रश कर रहे थे। तो मतलब अंदर से बड़ी तकलीफ हुई कि भाई करना क्या चाह रहे हैं आप। एक तरफ माँ को पूज भी रहे हैं बिल्कुल, और एक तरफ आप कुल्ला भी कर रहे हैं, मतलब पानी ब्रश कर रहे हैं, धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर आप हाथ जोड़ रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो अंदर से दुख भी हुआ लेकिन क्रोध बहुत आया। मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो बोले हम राजस्थान से आए हैं, धार्मिक यात्रा पर आए हैं। और तो मैंने कहा भाई पूजा कर रहे हो और यहीं पे आप मुंह भी धो रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो बड़ी मुश्किल से मैंने उन सबको वापस भेजा। मैंने कहा भाई ये यहाँ चलेगा नहीं, आप लोग जहाँ ठहरे हुए वहाँ करिए सब काम। पर लगा कि शायद एक कोशिश की जा सकती है। तो 2010 से और 2013 तक 3 साल तक मैंने एक मोबाइल एग्जीबिशन पूरे ऑल ओवर इंडिया चली और लगभग 11 राज्यों में कला प्रदर्शनी गई हमारी, जिसमें हम जहाँ जहाँ जाते थे उस क्षेत्र के कलाकारों को बुलाते थे और वो गंगा जी पर आधारित चित्र बनाकर लेकर आते थे। तो आप ये समझिए कि लगभग 40 चित्रों के साथ वो यात्रा मेरी हरिद्वार से शुरू हुई और उसके बाद कानपुर, पटना और गंगा सागर तक गई। और पूरे 3 साल में शायद कोई छुट्टी भी मैंने नहीं ली होगी। हर सैटरडे संडे मेरा मतलब ट्रेन में गुजरता था और 40 चित्र मेरे साथ रहते थे, कोई होता नहीं था। पर वो यात्रा मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर आपने कुछ लोगों को भी जगाया तो एक कोशिश आपकी सफल रही। और थोड़ा सा क्योंकि आप माँ मानते हैं तो माँ के लिए तो कुछ करना ही चाहिए। तो वो गंगा जो कला यात्रा मेरी रही वो मेरे दिल के बहुत निकट है। आज भी हम उस प्रयास को निरंतर करते हैं गोष्ठियों के माध्यम से। और इसके अलावा इस एग्जीबिशन की खास बात ये थी कि हमने इसको कला प्रदर्शनियों के अंदर आयोजित नहीं किया, गंगा घाटों पर और महाविद्यालयों में या फिर चौराहों पर, जहाँ के हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क कर सकें। और जो हमारे पास एक रिकॉर्ड है, लगभग 2500 से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स हैं, उनके मतलब प्रण हैं, उनसे संकल्प पत्र हमने भरवाए कि आप माँ को माँ ही मानेगा और उतना ही सम्मान स्नेह दीजिएगा, तभी तो वो आपका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि गंगा घाटों पे आप चित्रों को लेकर जाते थे और लोग देखते होंगे चित्र को आकर, और जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय गंगा की स्थिति कैसी थी सबको पता है, क्योंकि उतनी स्वच्छ नहीं थी गंगा। आज तो फिर भी काफ़ी काम हो रहा है। तो जब लोग आपके पास आते थे, आप किस तरह के चित्रों को दर्शाती थी और किस तरह का संदेश आप देती थी, वो थोड़ा सा हमें व्याख्या में बताइए आप। देखिए, माँ जो गंगा है वो भारतीय संस्कृति की जो प्राण धारा आप उसको मानेगा। आप शिव को मनाएंगे तो गंगा जी को मनाएंगे ना जी। और गंगा जहाँ जहाँ बह रही हैं वो जीवन का प्रतीक हैं जी। जिस जिस क्षेत्र से गुजरती हैं तो वो जीवन देती हैं वहाँ के लोगों को। जी। तो हमारी जो कला प्रदर्शनी थी उसमें जहाँ माँ गंगा का पौराणिक रूप था, आध्यात्मिक रूप था, उसके साथ साथ उसका जो सौंदर्य है जो उत्तराखंड से प्रारंभ होता है, तो उस सौंदर्य को दर्शाते हुए चित्र थे उसमें। और हर वर्ग के, हर आयु वर्ग के कलाकारों के चित्र थे उसमें, चाहे वो 12th के स्टूडेंट्स थे उनका भी काम था, या फिर बहुत वरिष्ठ कलाकार जो जिनके शायद नाम के आगे बड़े बड़े उपाधियां होंगी, लेकिन जब गंगा जी की बात आई तो वो सहर्ष आए और जहाँ जहाँ मैं पहुँचती थी तो वहाँ वहाँ वो लोग आते थे। जी। जी। तो उसके बाद जब आपने ये पूरे 3 साल का आपका प्रयास रहा है और आपको सम्मान भी मिला है, भागीरथ सम्मान, उसके बारे में बताइए। जब वो सम्मान आपको मिला तो आपको कैसा लगा? क्योंकि देखिए, मेहनत जब रंग लाती है तो कहीं ना कहीं खुशी मिलती है और कई लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। देखिए रेणु जी, वैसे जब ये काम मैंने शुरू किया तो ये सोचा नहीं कि कोई सम्मान और इसके लिए इस काम को करना है जी। ये तो बस एक पीड़ा थी, उस पीड़ा को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश। और हमारे जो कलाकार हैं, जो स्नेहिल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सदस्य अभी भी गंगा घाटों पर अभी भी काम करते हैं जी। क्योंकि इसमें लगभग 300 से ज़्यादा हमारे साथ कलाकार जुड़े हुए हैं इस संगठन में, अलग अलग राज्यों से। तो जब सम्मान मिला दिल्ली में तो अच्छा तो लगा, और माँ के नाम से था भागीरथी सम्मान, तो खुशी तो होती है। जी बिल्कुल। और आपको केदारनाथ की आपकी एक तस्वीर है जो आपने खुद बनाई थी और बहुत कहानी उसकी प्रचलित है, वो फेमस है पेंटिंग, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्या था उस तस्वीर में ऐसा? अब केदारनाथ जी की जो चित्र हैं वो लगभग मैंने 11 चित्र बनाए केदारनाथ जी के ऊपर आधारित, और अभी मेरे पास फिलहाल 2 ही चित्र बाकी हैं। जितने चित्र थे बाकी कहीं ONGC या और बड़े बड़े संस्थानों ने उन चित्रों को लिया। केदारनाथ जी की यात्रा मैंने अभी तक 3 बार ही की है, तो
कम ही लगता है, हर साल होनी चाहिए। तो उस चित्र के पीछे वहाँ का जो एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व तो अलग है, वो तो है ही, लेकिन जो रंग बदलते हैं वहाँ मौसम के, पीछे पहाड़ों के, हल्की धूप, हल्की बारिश, तो इतने रंग वहाँ दिखाई देंगे आपको। बाकी जगह आपको पहाड़ों के सफ़ेद और ग्रीन 2 कलर मेन होंगे, लेकिन वहाँ इंद्रधनुषी रंग के पहाड़ आपको पीछे केदारनाथ जी के पीछे दिखाई देते हैं। तो एक चित्रकार के लिए इससे खूबसूरत ज़मीन तो हो नहीं सकती जी। तो वो आप जितनी बार बनाइए उतनी बार ही लगता है कि शायद कुछ और कम रह गया, कुछ और बनाना है। तो जब तक जिएंगे तब तो केदारनाथ जी को तो बनाएंगे। जी बिल्कुल। चित्रकार के लिए कहा जाता है कि जब वो चित्र को बना रहा होता है तो उसके मन और मस्तिष्क में विचार चल रहे होते हैं, उन विचारों को वो कागज़ पर उतारता है। तो कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि आपके मन में कोई विचार हो, वो आपने कागज़ में उतारा हो? देखिए, चित्रकार तो सबसे पहले वो उसका विचार ही होता है मन में, चाहे वो कोई भी चित्र है। आप जब तक उसके बारे में सोचेंगे नहीं तब तक आप उसे कैनवास पर नहीं उतार सकते। तो चित्र तो पहले आपके दिल में बन चुका होता है, उसके बाद आप उसे कागज पर उतारते। तो ऐसी तो बड़ी लंबी श्रृंखला है, बड़े कोई एक फेमस श्रृंखला जो आपके मन मस्तिष्क में रह गई हो? श्रृंखला की बात कहेंगे तो क्योंकि उत्तराखंड के जो जितने भी रमणीक स्थान हैं या सुरम्य दृश्य हैं, तो वो तो जितने बनाए हैं उतने ही कम हैं। 50 से ज़्यादा चित्र होंगे जी। और उत्तराखंड के चित्र जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है कि हर बार आप जहाँ निकलेंगे जिस सफ़र पर, आप टिहरी की तरफ चले जाइए, उत्तरकाशी चले जाइए, कुमाऊँ चले जाइए, कहीं भी जाएंगे हर बार आपको लगेगा शायद ये जगह छूट गई, इसे बनाना है। तो उत्तराखंड को बनाना तो हमेशा ही अच्छा लगता है और ये मेरे दिल के बहुत करीब भी है। जी बिल्कुल। उत्तराखंड तो अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता लिए है, जितना कागज़ में उतारेंगे उतना कम है। यहाँ पे उत्तराखंड की बात आई तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि उत्तराखंड की अपनी एक कला है, ऐपण कला, जो बहुत प्रसिद्ध है और विश्व में भी आज अपनी पहचान बना रही है। इसे लेकर आपने भी काम किया है, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। बहुत सारे जो कला मेला होते हैं अलग अलग राज्यों में, तो कई बार मेरा जाना हुआ तो हमेशा मैंने देखा कि मधुबनी है, राजस्थान का मांडना है, वर्ली है, लेकिन उत्तराखंड की ऐपण जो है उस कला को वो स्थान कहीं दिखता नहीं था। पिछले कुछ सालों पहली बात मैं बताती हूँ आपको, पिछले जो 3-4 साल निकले हैं उसमें ऐपण का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ है और लोगों ने जाना है उत्तराखंड की इस कला को। तो हम अभी पिछले 2-3 सालों से ये काम शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कर रहे हैं, अपना जो एक स्नेहिल संस्था है उसके सौजन्य से, कि हमारी जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, निरंतर उनको इसको संरक्षित करने की दिशा में उन्हें उत्साहित किया जाए। और पिछले साल हमने एक पूरी वर्कशॉप, पूरे महीने एक वर्कशॉप चलाई ऐपण की, जिसमें ऐपण में जो दक्ष कलाकार हैं, कुमाऊं से भी हमारे बीच आए, गढ़वाल से आए कई कलाकार, उन्होंने हमारी छात्राओं को और छात्रों को प्रशिक्षित किया। और उसके अलावा खुशी की बात यह है कि जब वो चित्र अलग अलग माध्यमों में उतरे और उसकी हमने एक प्रदर्शनी लगाई, तो वो सभी चित्र बिके। तो वो हर छात्र के लिए, छात्रा के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने जो सीखा, बनाया, तो उस ओर उन्होंने एक रोजगार की एक राह को भी देखा कि हाँ, हम इसके माध्यम से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपनी संस्कृति का संरक्षण भी कर सकते हैं। तो ऐपण की जो कार्यशालाएं हम निरंतर कर रहे हैं और एमकेपी पीजी कॉलेज इस ओर बहुत अग्रणी रूप से काम कर रहा है। कभी आप आइएगा कॉलेज में हमारे, तो आप दीवारें देखेंगे, वहाँ ऐपण पर ऐपण की चित्रकारी हमारी छात्राओं द्वारा आपको दिखाई देगी। जी जी, जैसे कि आपने बताया ना कि आपने चित्रकार जो आपने ऐपण की बनाई थी पेंटिंग्स, वो आपने वहाँ पे लगाई और वो काफ़ी बिकी भी। लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि एक चित्रकार हो या आम व्यक्ति हो, ये कहता है कि शौक़ तो हर कोई रखते हैं कला का, लेकिन बाज़ार नहीं मिल पाता। तो क्या ये सच है कि लागत इसमें ज़्यादा लगती है और मुनाफा कम होता है? लागत तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के शहरों में कला का वो बाज़ार नहीं है। उसके लिए हमेशा आपको दिल्ली जाना होगा, मुंबई जाना होगा, बेंगलोर जाना होगा, जयपुर जाना होगा, तो वहाँ आपके चित्र खरीदे जाएंगे। तो यहाँ अभी उस बाज़ार को विकसित करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अभी जो हमारा एक सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कल होने वाला है, तो वो भी एक अच्छी पहल रहेगी सरकार की। वो इसलिए पहल अच्छी रहेगी क्योंकि आपको गैलरी नहीं है,
कला दीर्घाएं नहीं है शहरों में, तो कलाकार अपने चित्रों को प्रदर्शित कहाँ करेगा। तो ये एक कमी है। तो बाकी शहर अभी बहुत आगे हैं, भारत का बाजार अभी कला के लिए काफ़ी ऊपर आ चुका है। जी बिल्कुल, भारत का बाज़ार ऊपर आ चुका है और अब भारत के बाहर भी गई हैं। आपने भारत के बाहर भी अपने उत्तराखंड की, अपने देश की पेंटिंग्स को दिखाया है और 40 से ज़्यादा आपने वर्कशॉप वहाँ पे की हैं। तो वो अनुभव हमें आप बताएं कि किस तरह की पेंटिंग्स की वर्कशॉप आप करती हैं और वहाँ पे जाके अपने देश को प्रेजेंट करना वो कैसा रहता है? देखिए, भारतीय होना खुद में ही बहुत गौरव की बात है जी। और फिर उत्तराखंड से जुड़ा होना और भी गौरव की बात हुई जी। और फिर मुझे लगता है कि माँ भी कहती थी और भी लोग कहते हैं कि कला आपके पास है तो शायद ईश्वर ने आपको बड़ा कुछ अच्छा नवाजा है। जी। तो उस दिशा में जब बाहर मेरा जाना हुआ कई देशों में, तो अच्छा ये लगता था कि जितनी उत्सुकता यहाँ नहीं है शायद, वहाँ आपको भारतीय मिलेंगे तो वो आपके चित्रों को देखने के लिए, लेने के लिए बहुत लालायित दिखाई देंगे। तो वो जानना चाहते थे। जैसे मैंने माँ गंगा पर आधारित पूरी प्रदर्शनी लगाई, उत्तराखंड सुरम्य दर्शन करके एक प्रदर्शनी लगाई, इसके अलावा भारतीय संस्कृति पर आधारित कला प्रदर्शनी लगाई। तो इस सिलसिले में 3 जगह मुझे बेहद अच्छी लगी और अनुभव भी मेरा अच्छा रहा। एक पेरिस था और एक लंदन और उसके बाद मॉरिशस। तो इन 3 जगहों पर आपको वो मिला जो आप शायद चाहते थे। बाहर जब जाएं आप और आपको लोग पहचाने एक भारतीय के तौर पर भी और कलाकार के तौर पर भी। जी। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक बात अच्छी ये थी कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो आप ब्रिटिश कहेंगे है ना, या फ्रेंच लोग होंगे, मॉरिशस के रहने वाले होंगे, तो वो जानना चाहते थे। अब जैसे हमने गंगा और शिव का एक चित्र था तो वो देखना, बार बार पूछना चाहते थे कि गंगा जी सर पर हैं ना, तो वो सवाल बड़े होते थे उनके कि भाई ये क्या है, मतलब आप कह रही हैं कि नदी है लेकिन भगवान शिव के सर से वो नदी आ रही है। तो फिर उसके बारे में बताना तो अच्छा लगता है कि आप अपने भारतीय संस्कृति के बारे में बाहर के लोगों को भी जागरूक करते हैं। बिल्कुल, और एक चित्र तो बहुत सारी बातें कह जाता है और वही सवाल वो ब्रिटिशर्स आपसे करते होंगे चित्र को देखकर कि चित्र कहना क्या चाह रहा है। आपने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं कला शोध पर। उन पुस्तकों में किस तरह की जानकारी आपने दी है कला के विद्यार्थियों के लिए? हाँ रेनू, पुस्तकें मेरी 40 मेरे सेमिनार और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ हुई हैं जी। कला से संबंधित मेरी 15 पुस्तकें रिलीज हैं, बाकी इसके अलावा संपादित पुस्तकें बहुत सारी हैं जी। तो कला के, चाहे वो कला शोध है, सृजन शोध संकलन है, या फिर अनंता है, या फिर यूरोपियन आर्ट पर मेरी बुक है, या फिर चेहरे है जो कि पोर्ट्रेट पेंटिंग होती है उसके संदर्भ में वो पुस्तक है। इसके अलावा श्वेत श्याम चित्र एक मेरी कला पुस्तिका है जो काफ़ी पॉपुलर भी है विद्यार्थियों के बीच में। तो मन ये था कि कुछ समस्याएं जो आपको आती हैं वो आप चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को ना आए। तो अब जैसे यूरोपियन हिस्ट्री की जो बुक किताबें होती है वो आपको ज़्यादातर किस माध्यम में मिलेंगी? इंग्लिश माध्यम में मिलेंगी। तो विद्यार्थियों के लिए वो सब उतना आसान नहीं होता। तो मन था कि इस विषय पर भी हिंदी भाषा में, उनकी भाषा में पुस्तक हो, तो वो प्रयास किया हमने। तो ये भी एक कोशिश थी कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी काम किया जाए जो ग्रामीण परिवेश से आते हों। अब आप कहिए कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से विद्यार्थी आ रहे हों और आप उन्हें ऐसी पुस्तकें दें जो पढ़ने में भी उनके लिए मुश्किल हो। तो बस वही कोशिश थी कि हम कला से संबंधित विषय हिंदी भाषा में उनके लिए प्रस्तुत करें, ये मेरी कोशिश थी। जी, कई सालों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अगर हम देखें तो पुरानी कला में और तकनीक के साथ साथ कला में भी विकास हुआ है। कला भी आज बदल गई है। चित्रकला की बात करें तो क्या अंतर आज आ रखा है? अंतर ये है कि आज आप डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं जी। आज पेंटिंग आप 10 मिनट में, 5 मिनट में तैयार कर देंगे। और पहला जो आपका प्रोसीजर रहा उसमें साधना महत्वपूर्ण थी। जब तक आप यथार्थ को चित्रित नहीं कर पाएंगे तब तक आप कल्पना को उसमें प्रस्तुत नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आप इसको आसान तरीके से समझें तो आप एक क्लासिकल म्यूजिक है, एक लाइट म्यूजिक है, तो जब तक आप शास्त्रीय संगीत की गहराई तक पहुंचेंगे तभी आप उसके सारे रूप जितने भी है वो आप पेश कर पाएंगे। तो कला के साथ भी यही था कि साधना के साथ काम होता था तो और अच्छे से अच्छे चित्र बनते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि सबको बहुत जल्दी है और बहुत शीघ्रता से पेंटिंग बनानी है।
तो वो कुछ अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि विद्यार्थियों के ऊपर इस वक्त बहुत दबाव है, बहुत तरह के दबाव हैं जो शायद वक्त के साथ और बढ़ते जा रहे हैं। तो उस वक्त समय की कीमत को देखते हुए शायद उनके लिए अच्छा भी है। अब आप मोबाइल से, कंप्यूटर से तमाम पेंटिंग्स बना रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एक वक्त था कि आपको पेंसिल चाहिए, ब्रश चाहिए, कलर चाहिए। अब आज उसके बिना भी आप चित्र बना पा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये बड़ा है, उसका शक्ल बदली है पेंटिंग की। जी बिल्कुल, बदला है समय। और आप अभी कई विद्यार्थियों को आपने शिक्षित किया है, आप विभाग में अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं। तो जब आपके पास बच्चे आते हैं चित्रकला में, पहला उनकी क्लास रहती है, पहला उनका कोर्स रहता है, तो किस तरह के सवाल उनके मन में होते हैं करियर को लेकर? सबसे पहले सवाल तो उनसे पहले मैं ही करती हूँ सवाल कि आपने जब ये विषय लिया तो क्यों लिया। तो वहीं आप पहचान जाते हैं कि उस विद्यार्थी की राह किस ओर जाने वाली है। कुछ लोग इसलिए लेते हैं, शायद इस गलतफहमी में लेते हैं कि कला विषय है, मार्क्स अच्छे आएंगे, पर ऐसा है नहीं। आप एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो वही मालूम चल जाता है कि विद्यार्थी का मकसद क्या है। जी जी। और ज़िंदगी में आपके कई रंग हैं, हमने देखा, क्योंकि देखिए पेंटिंग्स में तो आप रंगों को उतारती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी अन्य हॉबीज़ भी होंगी। हमने देखा है आप गाती भी बहुत अच्छा हैं, आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, शायरा आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो कला के साथ साथ इस क्षेत्र में आपका जो अनुभव है, आप कैसे आई और कैसे अपनी टैलेंट को आपने बरकरार रखा, थोड़ा इस बारे में हमें बताइए आप। जितनी भी कलाएं हैं वो सब आपस में उनका एक अंतर संबंध है। जी। कोई पेंटर है तो वो उसे गाना अच्छा लगता ही होगा, कोई गाता है तो कुछ बजाता भी अच्छा ही होगा। जी। तो तमाम कलाओं का जो है आपस में जो रिश्ता है, कभी कभी कोई कला हावी होती है, कभी कोई कला हावी होती है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे लिखना भी अच्छा लगता है, गाना तो अच्छा लगता ही है और बहुत अच्छा लगता है, पर पेंटिंग जब बनाती हूँ तो कभी लगता है कि शायद गाते हुए बनाऊँ तो और अच्छा बनेगा। जी। और जब गाती हूँ तो लगता है कि कोई चित्र दिमाग में रहता है कि जो गा रही हूँ वो दिखना चाहिए मुझे। तो शायद वो जुड़ के काम होता है। माँ मेरी बहुत अच्छा लिखती थी, तो शायद कुछ कृपा उनकी रही होगी, शायद जो कहीं शब्द अच्छे मिल पाए मुझे। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। आपने एक एल्बम निकाली है राजस्थानी गीतों की, और भजन भी आप गाती हैं। तो राजस्थान की नहीं है आप यूपी से आती हैं और राजस्थान की बोली भी आप जानती हैं, ये कैसे आपका मतलब? मेरी शिक्षा जो है राजस्थान में हुई, वनस्थली विश्वविद्यालय से, और वहाँ एक बहुत अच्छी राष्ट्रीय कला संस्था है सुर संगम। जी। तो वो प्रतिवर्ष अपनी कला प्रतियोगिताएं कराते हैं, आज भी उनकी जारी हैं। तो मैंने बस ऐसे ही शौकिया के चलिए कि कंपटीशन हो रहा है, तो एक राजस्थानी लोक गायन की प्रतियोगिता थी, मैंने उसमें भाग ले लिया। और गीत मुझे केवल 3 ही आते थे तब। अब ये मालूम नहीं था कि वहाँ बहुत सारे गीत हो सकते हैं। तो 3 जो गीत उन्होंने, पहला सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, उसके बाद उन्होंने कहा और बताओ और बताओ। अब उसके बाद तो गाने आते ही नहीं थे राजस्थानी वो, क्योंकि मैं तो यहाँ से गई। तो बस मैंने ईमानदारी से बोला कि मैंने कहा भाई ये 3 ही गीत मैंने सीखे हैं अभी, इसके अलावा मुझे कोई राजस्थानी गीत नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि कल तक आप आएंगी तैयार होके? मैंने कहा हाँ कल तक मैं आती हूँ। तो वहाँ मैंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती उनकी, सुर संगम की, राजस्थानी लोक गायन की। और उसमें ये था कि जो जीतेगा, जो विनर होगा, उसका वो एल्बम निकालेंगे। जी। तो इस तरह से पहला एल्बम मेरा 3 गाने सीखने के बाद रिलीज हुआ राजस्थानी फोक में। चुंदड़ी ये उसका टाइटल था। जी। और उसके बाद बहुत सारे कैसेट्स और एल्बम, अभी वीडियो एल्बम भी उन्होंने बनाए। जी। तो जी अभी तो खूब अच्छा। तो डॉक्टर ममता जी, आपसे मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि कला के क्षेत्र में जो विद्यार्थी आज आना चाहते हैं और संकोच कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संक्षिप्त में हमें बताइए आप। देखिए, आज कला के विद्यार्थियों के लिए बहुत अवसर हैं। वो केवल ऐसा सोचें कि शिक्षक बनना है, इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं। तमाम कलाकार हैं जिनकी पेंटिंग शायद लाखों में और करोड़ों में बिकती हैं आज। इसके अलावा और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, वहाँ भी आपको एक स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर रखा जाता है। हमारे कितने ही विद्यार्थी बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में नियुक्त हैं एज ए आर्टिस्ट। तो अवसर बहुत ज़्यादा है आपके लिए।
मीडिया में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी एक आर्टिस्ट की ज़रूरत होगी। तो बहुत सारे अवसर आपकी तलाश में हैं, बस आप खुले दिल से आइएगा और अपनी सोच को थोड़ा उड़ान को ऊंची रखिए जी। अपनी कल्पनाओं को संजो के रखिए, तो मौके ही मौके हैं आपके लिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय दिया और चित्रकला से आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ स्टूडियो में MKB PG कॉलेज की प्रोफेसर और अध्यक्षा डॉक्टर ममता सिंह। अन्य मेहमान से आपको अगले हफ्ते मिलाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।